बच्चों, पिछले वीडियो क्लिप में हमने 11th फिजिक्स में चैप्टर बीमी विश्लेषण को देखा। आज हम एक नए चैप्टर को लेकर के आए हैं जिसका नाम है ऋजुरेखीय पथ में गति, मोशन एलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन पथ। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि वस्तु को कब गति की अवस्था माना जाता है और वस्तु को कब स्थिर अवस्था माना जाता है। तो छोटा सा कॉन्सेप्ट इसमें है कि यदि समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है तो हम कहते हैं कि वस्तु गति की अवस्था में है। तो वस्तु को गति की अवस्था में कब कहेंगे? जब वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होगा। और स्थिर अवस्था में कब कहेंगे? जब समय के साथ वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वस्तु स्थिर अवस्था में होती है। अब यदि गति की अवस्था में वस्तु होती है तो वहाँ पर दो फिजिकल टर्मिनोलॉजी बन के आती है, दो भौतिक शब्दावली होती है, एक दूरी और दूसरा विस्थापन। तो यहाँ पर हम देखेंगे दूरी क्या होता है और विस्थापन क्या होता है। तो जैसे कोई वस्तु गति की अवस्था में है या कह लें समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, तो एक निश्चित समय अंतराल में वस्तु के द्वारा जितना पथ की लंबाई तय किया जाता है उसी पथ की लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। जैसे कोई वस्तु प्रारंभ में बिंदु ए पर है और ये इस तरह से मूव करते हुए वस्तु बी पर चली जाती है, तो वस्तु ए से बी तक चलने में जितना पथ की लंबाई होगा, टेढ़े मेढ़े जो भी पथ चला हुआ है, जितना पथ की लंबाई होगा उसी को क्या कहेंगे? दूरी कहेंगे। यानी किसी समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई को क्या कहेंगे? दूरी कहेंगे। तो ये हो गया हमारा दूरी। और दूरी को हम एक अदिश राशि के रूप में देखते हैं। अदिश राशि और सदिश राशि आप जानते होंगे, जिस भौतिक राशि के साथ दिशा नहीं जुड़ी होती है वो अदिश राशि होती है और जिस भौतिक राशि के साथ दिशा जुड़ी होती है वो सदिश राशि होती है। तो दूरी को हम अदिश राशि के रूप में देखते हैं। अब दूसरी बात आती है विस्थापन की। तो विस्थापन, अगर कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो किसी समय अंतराल में उसके प्रारंभिक स्थिति जो ए है यहाँ पर और अंतिम स्थिति जो बी है यहाँ पर, इस प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है उसी को हम क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। और न्यूनतम दूरी कैसे निकालेंगे? ए से बी के बीच एक स्ट्रेट लाइन ऐसे खींच देंगे। ये ए से बी के बीच का जो सीधी वाली दूरी है, स्ट्रेट लाइन जो है, उसी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। तो दूरी क्या होती है? पथ की कुल लंबाई। और विस्थापन क्या होता है? प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है, जिसको हम स्ट्रेट लाइन खींच करके नाप लेते हैं, वही दूरी क्या हो जाती है? विस्थापन हो जाती है। तो विस्थापन क्या है? न्यूनतम दूरी। और दूरी क्या है? पथ की कुल लंबाई। तो ये हो गया दूरी और विस्थापन। आगे हम देखते हैं कि दूरी और विस्थापन में अंतर क्या है। ये विस्थापन जो होता है वो सदिश राशि होता है। तो इनमें अंतर इसके परिभाषा में ही समझ में आता है कि दूरी क्या होता है? पथ की कुल लंबाई होता है और यह एक अदिश राशि है। विस्थापन क्या होता है? प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है वही क्या होता है? विस्थापन होता है और यह एक सदिश राशि है। अब एक सवाल बन करके आता है यहाँ पर कि यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर इस तरह से गति कर रही है, वृत्ताकार पथ पर इस तरह से गति कर रही है, तो अगर ये पूरा एक चक्कर लगाती है तो एक चक्कर लगाने में विस्थापन क्या होगा और दूरी क्या होगा? विस्थापन और दूरी क्या होगा उसको अगर हम देखें तो ए ये पॉइंट है और एक चक्कर पूरा लगाने पर फिर ए पर ही पहुंच जाता है। तो इस वस्तु की प्रारंभिक स्थिति भी ए है और अंतिम स्थिति भी ए है। तो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति एक ही बिंदु हो गया, तो इसका मतलब विस्थापन क्या हो गया? जीरो हो गया। विस्थापन क्या हो गया? जीरो हो गया। लेकिन अगर दूरी की बात करें तो ए से चलकर पुनः ए तक आने में जितना पूरा पथ की लंबाई होगी उसी को क्या कहेंगे? दूरी कहेंगे। तो ए से चलकर ए तक पहुंचने में
अगर इस पथ की त्रिज्या r हो तो कुल पथ की लंबाई क्या हो जाएगा 2πr। तो यहाँ पर जो दूरी होगा वो 2πr होगा, लेकिन विस्थापन क्या होगा, वो क्या होगा 0 होगा। तो ये हो गया हमारा दूरी और विस्थापन में अंतर। क्या कि किसी गतिशील वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय किए गए पथ की कुल लंबाई दूरी होगी और दूरी एक अदिश राशि है, जबकि विस्थापन क्या है, किसी समय अंतराल में वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच जो न्यूनतम दूरी होती है, जिसको हम सरल रेखा खींच करके देख सकते हैं, वही न्यूनतम दूरी क्या होती है, विस्थापन होती है। और विस्थापन एक क्या है, सदिश राशि है। अब क्या हो गया, जो दूरी होगा वो वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति पर भी निर्भर करेगा, और कौन सा पथ है वस्तु अटेंड किया है उस पर भी निर्भर करेगा। लेकिन विस्थापन चाहे जो रास्ता अटेंड करे, चाहे इस रास्ते से जाए, चाहे इस रास्ते से जाए, चाहे इस रास्ते से जाए, तो विस्थापन हमेशा यहाँ से यहाँ तक जो स्ट्रेट लाइन है वही होगा, जबकि दूरी पथ के बदलने से बदल जाता है। तो ये हो गया हमारा दूरी और विस्थापन क्या होता है और दूरी और विस्थापन में अंतर क्या है। आगे हम देखते हैं एक समान गति कौन सी होती है और असमान गति कौन सी होती है। एक समान गति एवं असमान गति। यदि कोई वस्तु गतिशील है और समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है, जैसे अगर कोई वस्तु गतिशील है, पहले 1 घंटे में अगर 10 किलोमीटर चले और दूसरे 1 घंटे में भी 10 किलोमीटर चले, तीसरे 1 घंटे में भी 10 किलोमीटर चले, तो वस्तु की गति क्या कही जाएगी, एक समान गति कही जाएगी। लेकिन असमान गति में क्या है, समान समय अंतराल में चली गई दूरी असमान हो, जैसे पहले 1 घंटे में 5 किलोमीटर चले, दूसरे 1 घंटे में 10 किलोमीटर चले, तीसरे 1 घंटे में 20 किलोमीटर चले, तो क्या हो गया, 1-1 घंटे के अंतराल में इसके द्वारा तय की गई दूरी अलग अलग है। तो ऐसी गति क्या कहलाती है, असमान गति कहलाती है। यानी यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे तो वह एक समान गति में होती है, और यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में अलग अलग दूरी तय करे तो वह असमान गति होती है। तो ये हो गया एक समान गति और असमान गति। आइए अब देखते हैं चाल क्या होता है। चाल, तो कोई गतिशील वस्तु है और यह किसी समय अंतराल में कुछ दूरी तय करती है। तो अगर उस वस्तु द्वारा 1 सेकेंड में कितनी दूरी तय कर रही है उसी को निकाल लें तो ये क्या कहलाएगा, चाल कहलाएगा। एकांक समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। और चाल का एक फार्मूला होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। जैसे अगर कोई वस्तु t सेकेंड में, कितने सेकेंड में, t सेकेंड में यस दूरी तय करी, यस दूरी तय करी, तो इसकी चाल हो जाती है, चाल बराबर दूरी कितनी है s और समय कितना है t। तो चाल बराबर हो जाता है दूरी बटे समय। पूरे दूरी में समय से भाग देंगे तो ये क्या निकल जाएगा, चाल निकल जाएगा। अब इस चाल का मात्रक क्या हो जाएगा, चाल का मात्रक, मात्रक क्या हो जाएगा, दूरी का मात्रक हम लिखते हैं मीटर और समय का मात्रक लिखते हैं सेकेंड। तो क्या मात्रक हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड। अब जैसे जैसे दूरी का मात्रक बदलेगी चाल का मात्रक बदलेगा। जैसे अगर दूरी को हम किलोमीटर में लिखें और समय को घंटा में लिखें तो मात्रक क्या हो जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा। तो जैसा दूरी और समय का मात्रक होगा उसी हिसाब से चाल का मात्रक बदलेगा। अब चाल को देखते हैं औसत चाल अथवा माध्य चाल। तो औसत चाल क्या होगा, औसत चाल का मतलब होता है कि किसी समय अंतराल में
तय की गई कुल दूरी में कुल समय अंतराल से भाग दे देंगे तो क्या निकल के आता है, औसत चाल निकल के आता है। तो औसत चाल बराबर हो जाएगा, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। जैसे कोई वस्तु असमान गति कर रही हो, कुछ समय में ज़्यादा दूरी तय करे, कुछ समय में कम दूरी तय करे, तो उस वस्तु की चाल एक समान नहीं होगी, तो उसका हम क्या निकालते हैं, औसत चाल। औसत चाल निकालने के लिए कुल जितनी दूरी तय की गई होती है उस दूरी में कुल जितना समय लगा होता है उस समय से क्या कर देते हैं, भाग देते हैं, तो वो क्या निकल के आता है, औसत चाल निकल के आता है। अब एक होता है तात्क्षणिक चाल। क्या होता है, तात्क्षणिक चाल। तात्क्षणिक चाल, तात्क्षणिक चाल क्या होगा, अगर समय अंतराल को अत्यंत छोटा लिया जाए, यानी समय अंतराल को हम डेल्टा टी लिखें यहाँ पर, तो डेल्टा टी अत्यंत छोटा लगभग 0 के बराबर ले, तो यहाँ पर जो चाल निकल के आता है वो चाल होता है तात्क्षणिक चाल। तो क्या लिखेंगे कि यदि समय अंतराल को अत्यंत छोटा लिया जाए तो ऐसी स्थिति में जो चाल निकल के आएगा वो तात्क्षणिक चाल होगा। तो तात्क्षणिक चाल का फॉर्मूला बन के आएगा कि कुल दूरी बटे कुल समय या समय अंतराल कब, जब लिमिट डेल्टा टी टेंड टू 0, यानी दूरी बटे चाल करेंगे और समय अत्यंत छोटा हो तो ऐसी स्थिति में तात्क्षणिक चाल निकल के आता है। इसको हम ds/dt भी लिखते हैं, तो यानी तात्क्षणिक चाल बराबर क्या हो जाता है, ds/dt भी हो जाता है। ये डिफरेंशियल कैलकुलस में ये फॉर्मूला लगाते हैं, ds का मतलब अत्यंत छोटी दूरी और dt का मतलब अत्यंत छोटा समय अंतराल, तो ये हो जाता है हमारा तात्क्षणिक चाल। चाहे चाल हो, चाहे औसत चाल हो, चाहे तात्क्षणिक चाल हो, सबका मात्रक यही होता है मीटर प्रति सेकंड। अब यहाँ पर हम चाल को देखेंगे कि चाल एक अदिश राशि है। कैसे, अगर हम चाल के फॉर्मूले को देखें तो चाल बराबर लिखते हैं दूरी बटे समय। दूरी क्या है, एक अदिश राशि है। अगर दूरी अदिश राशि है और समय भी अदिश राशि है तो अदिश राशि का अदिश राशि में भाग देते हैं तो जो भौतिक राशि बन के आती है वो भी क्या होती है, अदिश राशि होती है। तो चाल क्या है, एक अदिश राशि है। अब आता है वेग। वेग के विषय में अगर हम जानें तो वेग का संबंध सीधे विस्थापन से होता है। अगर विस्थापन सदिश राशि है तो वेग भी क्या होगा, सदिश राशि होगा। वेग जिसको हम वेलोसिटी कहते हैं। तो जैसे आप चाल में देखिए कि एकांक समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, तो यहाँ पे कहेंगे एकांक समय अंतराल में, एकांक समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए विस्थापन को क्या कहेंगे, वेग कहेंगे। तो वेग का फॉर्मूला चाल की तरह ही होगा। वेग बराबर होगा, जहाँ चाल में दूरी लिख रहे थे वहाँ पर क्या लिखेंगे, विस्थापन, और विस्थापन बटे क्या हो जाएगा, समय। तो वेग बराबर विस्थापन बटे समय। अगर संकेत के रूप में लिखें तो v लिखेंगे और v को वेक्टर के रूप में दिखाएंगे। वेक्टर v इक्वल टू विस्थापन को डेल्टा s लिख देते हैं, इसको भी वेक्टर के रूप में दिखाते हैं। तो डेल्टा s अपॉन डेल्टा t, ये वेग का फॉर्मूला बन के आता है। अब हम जानते हैं कि वेग एक सदिश राशि है, तो वेग को सदिश के रूप में दिखा रहे हैं। अब यहाँ पर औसत वेग बराबर क्या होगा, उसको लिखेंगे वेग को वेक्टर के रूप में और इस पर क्या लगा देंगे, बार। तो औसत वेग हो गया, औसत वेग बराबर क्या हो जाएगा, कुल विस्थापन, कुल विस्थापन बटा कुल समय। तो ये हमारा होता है औसत वेग। इसी के आगे हम देखेंगे तात्क्षणिक वेग। क्या देखेंगे, तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक वेग में क्या करते हैं, जैसे तात्क्षणिक चाल में क्या था, समय अंतराल अत्यंत सूक्ष्म था, यानी डेल्टा टी टेंस टू क्या था, 0 था। तो डेल्टा टी टेंस टू 0 लगा करके अगर हम वेग निकालें तो वो क्या हो जाता है, तात्क्षणिक वेग हो जाता है। तो तात्क्षणिक वेग बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 और डेल्टा s अपॉन
डेल्टा टी। यहाँ पर डेल्टा एस वेक्टर क्वांटिटी होगा क्योंकि ये विस्थापन है, और ये डेल्टा टी होगा। इसी को हम लिखते हैं तात्क्षणिक वेग बराबर डी एस अपान डी टी। फिर ये डी एस क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि ये विस्थापन है तो विस्थापन को हम वेक्टर के रूप में लिखते हैं। तो वेक्टर डी एस अपान डी टी इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तात्क्षणिक वेग। तो ये हो गया हमारा औसत वेग क्या होता है, तात्क्षणिक वेग क्या होता है और वेग क्या होता है। उसी तरह से चाल क्या होता है, औसत चाल क्या होता है और तात्क्षणिक चाल क्या होता है। अब हम वेग और चाल में अंतर देखेंगे। तो जैसे विस्थापन और दूरी में अंतर है, वैसे ही वेग और चाल में अंतर है। तो वेग और चाल में पहला अंतर हो जाता है कि चाल एक अदिश राशि है जबकि वेग एक सदिश राशि है। दूसरा, जैसे दूरी और विस्थापन में अंतर था कि जो दूरी होती है वो अपनाए गए पथ पर निर्भर करती है, किस पथ से वस्तु गतिशील है उस पथ पर निर्भर करती है। तो बिल्कुल उसी तरह से चाल वस्तु द्वारा तय किए गए पथ पर निर्भर करता है, जबकि वेग वस्तु द्वारा अपनाए गए पथ पर निर्भर नहीं करता है। तीसरा, जो चाल होगा वो हमेशा धनात्मक होगा, लेकिन वेग क्या होगा? धनात्मक भी होगा और ऋणात्मक भी होगा। तो ये चाल और वेग में अंतर हो गया। तो ये हमारे कुछ टॉपिक रहे छोटे छोटे कि कोई वस्तु गति की अवस्था में कब मानी जाएगी, कोई वस्तु स्थिर अवस्था में कब मानी जाएगी, किसी वस्तु की गति एक समान कब होगी, किसी वस्तु की गति असमान कब होगी, चाल क्या होता है और चाल में माध्य चाल अथवा औसत चाल क्या होता है, फिर तात्क्षणिक चाल क्या होता है, और वेग क्या होता है, वेग में माध्य अथवा औसत वेग क्या होता है और तात्क्षणिक वेग क्या होता है, दूरी और विस्थापन में अंतर क्या होता है, चाल और वेग में अंतर क्या होता है। तो ये हमारे आज के टॉपिक रहे। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी प्रकार की समस्या है तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी समस्या का समाधान करेंगे, और यदि वीडियो क्लिप पसंद आया तो प्लीज़ शेयर करेंगे, लाइक करेंगे तथा हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे ताकि हमारे द्वारा दिए गए हर वीडियो क्लिप को आप देख सकें। आगे का टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।